कि दोस्तों, एक बार ऑथर डेविड बैक एक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन की क्लास ले रहे थे, जहां उनके कई सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट थे जिम, जो 52 इयर्स के थे और एक यूटिलिटी कंपनी में एज अ मिडिल मैनेजर काम करते थे। ना ये कंपनी में काम करते हुए उन्हें 30 साल हो चुके थे और उनकी जो एनुअल इनकम थी ना, वो $40,000 की थी। अब अगर इसे यूएस के हिसाब से कंसिडर करें तो द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन की सैलरी अराउंड $50,000 की होती है। तो इस हिसाब से जिम की जो सैलरी थी ना, वो एवरेज से कम थी। अब बात ये थी ना कि क्लास के बाद जिम ने ऑथर के साथ एक मीटिंग रखी थी, जहां वो अपनी वाइफ सुई के साथ ऑथर से कुछ फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहते थे। जिम की जो वाइफ थी ना, वो उनसे 2 साल छोटी थी और वो एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन थी। ना ऑथर को ना ये दोनों ही एक मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग अमेरिकन लग रहे थे। ना उन्होंने जब ऑथर को बताया कि वो अपने 50s में आते हुए ही अपने इस एवरेज से भी कम सैलरी में रिटायर होने का सोच रहे हैं, तो इस बात पे ऑथर को यकीन ही नहीं हुआ। इसलिए फिर उन्होंने उन्हें समझाना स्टार्ट किया कि देखो, आपकी जो इनकम है ना, उसके हिसाब से आपके लिए राइट नाउ रिटायरमेंट लेना सही नहीं है। आपको एटलीस्ट अपनी 60s तक वेट करना चाहिए रिटायरमेंट लेने के लिए। न ये सुनने के बाद जिम और सुई ने एक दूसरे की तरफ देखा और ऑथर से पूछा कि आपको ये चीज सही नहीं लग रही है, मतलब आपको लगता है कि हम लोग अमीर नहीं है? जिस पे ऑथर बोलते हैं कि हाँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप खुद को अमीर कैसे बोल सकते हो इस इनकम के हिसाब से। तो इसके बाद जिम ने ऑथर को समझाना स्टार्ट किया, इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए और ऑथर को एक एक करके ये पॉइंट्स गिनाए। पहला पॉइंट, ये दोनों के ऊपर ही कोई भी उधार नहीं है, डेप्थ नहीं है। सेकंड, जिम और सुई के 2 बच्चे थे जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। इसके बाद थर्ड पॉइंट, उनके पास 2 घर थे, जिनमें से एक में वो रहते थे जिसकी वैल्यू अराउंड $450,000 की थी, और उनका जो दूसरा घर था वो रेंट पे था जिसकी वैल्यू अराउंड $325,000 थी। और इन दोनों घरों की फुल पेमेंट उन्होंने कर चुकी है, मतलब कोई लोन नहीं है। फिर उन्होंने बताया नेक्स्ट पॉइंट कि उनके रिटायरमेंट अकाउंट में $610,000 है और सुई के अकाउंट में $720,000 सेव्ड है। साथ ही साथ उन्होंने $160,000 के बॉन्ड भी खरीदे हैं और उनके सेविंग अकाउंट में अभी $60,000 से भी ज्यादा कैश पड़ा है। नो, ये सारी बातें सुनने के बाद ऑथर बहुत ज्यादा हैरान रह गए, बिकॉज अगर उनकी सारी नेटवर्थ को मिला दिया जाए तो उन दोनों के पास मिला के $2 मिलियन से ज्यादा के पैसे थे। और उसके बाद ऑथर उन्हें इस चीजें सिखाने के बजाय उनसे ये पूछने लग गए कि क्या आपको कुछ खानदानी पैसे के बारे में सीक्रेट पता है क्या, जो आप इतने कम इनकम के बाद भी इतने पैसे सेव कर चुके हो? तो जिम ने उन्होंने कहा, जी हाँ, एक्चुअल में हमें एक ऐसा सीक्रेट पता है। उन्होंने कहा, देखो नो डेविड, ज्यादातर लोगों को लगता है जब उन्हें उनका पे चेक मिलता है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, तो उन्हें सबसे पहले अपने बिल्स पे करने चाहिए और फिर उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं उसके अंदर से उन्हें सेव कर लेना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पहले बाकी सबको पे करो एंड देन लास्ट में खुद को पे करो। बट हमारे पेरेंट्स ने हमें इसका उल्टा सिखाया है, जिसका मतलब हम लोग अपने आप को पहले पे करते हैं सेव करके और फिर दूसरों को पे करते हैं। और ओरिजिनली हम लोग ऐसा करते थे अपनी इनकम का सिर्फ 4% साइड में रख के, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने इस बार को रेस कर दिया और फिर एक टाइम पर हम लोग अपनी इनकम का 15% और उससे भी ज्यादा सेव करने लग गए थे, जिसके बाद हम लोग बिल पे करते थे। और यही है हमारा सीक्रेट। देखो दोस्तों, दुनिया के सभी ग्रेट इन्वेस्टर्स के पास एक एवरेज इंसान के मुकाबले बस एक ही ज्यादा एडवांटेज होता है, और वो होता है बहुत अर्ली एज से ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देना। वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज में ही सिटी सर्विसेज के 6 स्टॉक्स खरीद लिए थे। रे डालियो ने 12 साल की उम्र में $300 के नॉर्थ ईस्ट एयरलाइंस के स्टॉक्स खरीद लिए थे। और कुछ ऐसा ही डेविड बैक के साथ भी हुआ था। जब डेविड 7 साल की उम्र के थे, तब उनकी जो दादी थी ना, वो उनको मैकडॉनल्ड्स लेके गई और वहां जाके उन्होंने डेविड को कहा कि देखो, दुनिया में ना 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले, जो मैकडॉनल्ड्स में खाते हैं हमेशा, दूसरे, जो मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं, और तीसरे, जो मैकडॉनल्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ये सिखाने के बाद ही उन्होंने डेविड को उनका पहला स्टॉक दिलाया मैकडॉनल्ड्स का, जिसके बाद ऑथर को उसकी वैल्यू समझ में आई और फिर वो बहुत यंग एज से ही एक इन्वेस्टर बनने लग गए। इनफैक्ट उनको ये चीज इतनी अच्छी लगी करना कि फिर वो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी बने। अपनी खुद की फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म भी खोली, जहां उन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट लेसन सीखे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आज मैं आपको उनकी ही बुक द ऑटोमेटिक मिलियनर से सीखी गई कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप भी ऑटो पायलट मोड पे जाके एक अमीर इंसान बन सकते हो। जिसमें से लेसन नंबर 1 तो यही है, मेक द प्रोसेस ऑटोमेटिक। देखो दोस्तों, ऑथर बोलते हैं ना कि अपनी लाइफ में इस एक रूल को जरूर ऐड करना। रूल ये है कि इफ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन देन इट प्रोबेबली वोंट वर्क। हम ह्यूमंस का एक बेसिक नेचर होता है जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागना। कोई भी काम जिसके अंदर बहुत सालों की मेहनत लगती है और रेगुलर बहुत सारी मेहनत लगती है, यूजुअली इंसान है ना उसके अंदर जल्दी ही क्विट कर देता है और वापस अपनी पुरानी आदतों में घुस जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान 24/7 मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। इसीलिए अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फुल मोटिवेशन के साथ इन्वेस्टमेंट के अंदर घुसना चाहिए, बहुत सारे पैसे सेव करने चाहिए और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज करनी चाहिए, तो हाँ, शायद आप 1-2 दिन तो ये चीज कर लोगे, 1-2 महीने, 1-2 साल भी कर लोगे। लेकिन फिर आप कुछ टाइम बाद जब मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तो अपने कुछ पैसों को लेके आप जंक फूड खाना, सिगरेट पीना
ये सारी चीजों में पैसे खर्च करना ज्यादा प्रेफर करोगे कंपेयर टू उसे सेव करके उसे प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर आपको ये चीज मैं रेगुलरली करने बोलूं, पैसे सेव करके, चीजें समझ के, सोच समझ के, हर महीने हर साल अपने पैसे को इन्वेस्ट करना और उसे मॉनिटर करते रहना, तो ये चीज करने अगर आप जाओगे ना बहुत शिद्दत से, तो कितना भी डिसिप्लिन ले लो, एक टाइम बाद आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आप लॉस्ट फील करोगे और गोल तक अपने शायद ही पहुंच पाओ। ऐसे ही कुछ मिलियनर मैकलिन टायर्स के साथ भी हुआ था। उन्हें अपने पैसे को सेव करने में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लग रहा था और बहुत एफर्ट भी लग रहा था, जिसमें वो बार बार फेल हो जाते थे। 1-2 महीना वो अच्छे से करते थे, बट फिर तीसरे महीने किसी ना किसी रीजन की वजह से वो उसे करना भूल जाते थे या फिर वो नहीं करते थे। इसलिए फिर उन्होंने डिसाइड करा कि उन्हें अब कुछ अलग करना होगा। इसलिए फिर उन्होंने अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के बजाय और विल पावर पर डिपेंड होने के बजाय उन्होंने खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिससे वो ऑटोमेटिकली खुद को पे कर सके और अपने पैसे को सेव कर सके। उन्होंने बस एक बार डिसाइड करा कि वो अपनी इनकम का कितना % सेव करेंगे। बस वो डिसाइड होने के बाद उन्होंने इस अमाउंट को इनकम रिसीव होने के साथ ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी टेक्निकली देखा जाए तो उनके पास वो पैसे होते ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो इस डिलेमा में कभी पहुंचते ही नहीं थे कि इस पैसे को कुछ खरीदने के लिए यूज करना चाहिए या सेव करना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनके पैसे इन्वेस्ट हो जाते थे। और यही है पे योरसेल्फ फर्स्ट की स्ट्रैटेजी, जो स्टार्टिंग की स्टोरी में भी आपको पता चली। और ये करने के लिए राइट नाउ तो पहले से भी ज्यादा अच्छा टाइम है, बिकॉज आज इतनी सारी टेक्निकल टूल्स आपके पास अवेलेबल है, इतने सारे एप्स और चीजें अवेलेबल है जिनकी हेल्प से आप इजीली ये चीज कर सकते हो। आप एक SIP स्टार्ट कर सकते हो, जहां मान लो फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो कि आप डिसाइड करते हो कि मैं अपनी इनकम का एटलीस्ट 5% जो है ना वो मैं इन्वेस्ट करूंगा रेगुलरली। अब अगर आप ये चीज मैनुअली करने जाओगे ना हर महीने, तो ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप शायद 1-2 महीने कर लोगे, लेकिन फिर 3rd महीने आप नहीं कर पाओगे। इससे बेटर अगर आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट कर देते हो जहां ऑटोमेटिकली आपके पैसे हर महीने डिडक्ट होते जाते हैं आने के साथ साथ ही, या फिर एक पर्टिकुलर डेट पे, तो वो चीज करने के लिए आपको विल पावर की जरूरत नहीं होगी, प्लानिंग की जरूरत नहीं होगी, और आप एक ऑटो पायलट मोड पे चले जाओगे जहां आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के डेस्टिनेशन तक पहुंचना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक और लेसन आता है जिसे बोलते हैं द लाटे फैक्टर। देखो, जो मेन लेसन ऑथर ने मैकलिन टायर्स से सीखा था वो था दैट आप जितना भी कमाते हो ना, कई बार उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आप फ्यूचर में उस पैसे के साथ कितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ये बात मैटर करती है। और ये कर पाने का एक लाटे फैक्टर होता है जो काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, ऑथर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, ऑब्वियसली वो USA वालों के एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि कैसे ना US वालों का ना एक आदत होती है हमेशा कॉफी पीने की, और कई बार वो लोग जो नॉर्मल लाटे कॉफी पीते हैं ना, उसके लिए समझो $3.5 वो कॉस्ट पे करते हैं, जो कई बार वो लोग डेली पीते हैं ना। डेली को अगर कैलकुलेट करके देखें ना, तो साल का जो पैसा हो जाता है ना वो अराउंड $1,250 होता है, यानी साल के ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए। अब अगर वो समझो 1 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर देता स्टॉक मार्केट में, तो उसे ईयरली अराउंड 10 से 15% तो रिटर्न्स आराम से मिल ही जाते थे। अब देखो, यहाँ पे ये जो एग्जांपल है लाटे फैक्टर है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप है ना ये जो कॉफी के खर्चे हैं वो कॉफी के खर्चे करना छोड़ दो। नहीं, यहाँ पे लेसन ये है ना, हम इंडियंस के अंदर भी ये होता है और कई लोगों के अंदर होता है। अब देखना, हम लोग है ना ऐसे कई सारे छोटे मोटे ट्रांजेक्शन बार बार करते रहते हैं, जिसके बारे में हमको रियलाइज भी नहीं होता कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कहीं नीचे खाने पीने चले गए, 100-200 रुपए ऐसे खर्च हो जाते हैं। कई इंडियंस के साथ होता है, एटलीस्ट मिडिल क्लास वालों के साथ बहुत होता है, जहाँ पे वो लोग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रुपीस कोई फालतू जंक फूड में खर्चा कर देते हैं, डिनर पे करते हैं, कई अलग अलग चीजों पे कर देते हैं ना। ये आप जो छुट्टे खर्चे कर रहे हो ना डेली, आप उसका एक हिसाब किताब बना लो और उतना ही पैसा आप और साइड में भी निकालना स्टार्ट कर दो, जिससे आप रेगुलरली इन्वेस्ट करो। और ये चीज मानो, एक पर्सन के लिए शायद 500 रुपए खर्च कर रहे थे, तो आपने शायद अपने दोस्त को भी लेके चले गए हो और उसके बिहाफ में आप 1000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो 500 रुपए जो आपके होंगे ना वो आपको साइड में निकाल देना चाहिए। ये जो छुट्टे होते हैं ना, वो कई बार है ना मिल के काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट बन जाता है, और वो पैसे फिर आपको एक टाइम बाद बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न्स भी देते हैं। छोटे लेवल पे ये चीज इतनी नहीं समझ में आती है, लेकिन जब उसे हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं ना, हम अप्लाइंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो वो चीज काफी ज्यादा हो सकती है, एटलीस्ट आपके फ्यूचर के लिए। तो इसलिए यहाँ पे लेसन यही है कि आप अपने छोटे मोटे जो भी खर्चे करते हो ना, उसके ही काउंटर पे उतना ही पैसा एटलीस्ट अपनी इनकम से साइड में रखो। ये मान लो कि आपने उसे खर्च कर दिया है, लेकिन आप उसको खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। और अगेन इस लाटे फैक्टर को भी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज करने के लिए आप अगेन SIP का यूज कर सकते हो, जो बेसिकली क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे भी सिस्टमैटिकली एक छोटा छोटा अमाउंट आपके अकाउंट से निकलता रहेगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। जैसे कई बार हम लोग कॉफी पीने चले जाते हैं, कुछ खाने पीने चले जाते हैं, पैसे कट जाते हैं, हमें रियलाइज भी नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे भी पैसे निकल जाएंगे, कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे फायदा ये है ना कि ये जो कटे हुए पैसे है ना, वो फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा रिटर्न्स देंगे, जबकि जो फालतू खर्चे हम लोग करते हैं उससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, SIP इतना अच्छे से काम क्यों करता है मैक्सिमम लोगों के लिए? वेल, 3 और रीजन है। फर्स्ट, इट्स अफोर्डेबल। आपको पता ही होगा, आप SIP मिनिमम 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसकी वीकली या मंथली SIP बना के। फिर सेकंड, ये बिगनर फ्रेंडली होता है, मतलब यहाँ पे ना SIPs में यूजुअली आपको इतना ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मार्केट को एनालाइज करना, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना रिसर्च में भी जरूरत नहीं होती है। आप अगर ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो इस कंपनी की ग्रोथ का आप ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाते हो इजिली। और थर्ड है
SIPs आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से काफी बचाता है, जिसे डॉलर कॉस्ट एवरेज भी बोला जाता है। आपने नोटिस किया होगा ना, कभी कभी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर होता है, मार्केट कभी कभी बहुत ज्यादा नीचे होता है, लेकिन इसके ऊपर एक रिसर्च करी गई थी जिसमें देखा गया था ना कि हाँ ऑब्वियसली अगर आपने मार्केट को एकदम अच्छे से टाइम किया है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, तब आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हाँ आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन कई बार ये टाइमिंग का जो गेम होता है ना, वो क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यूजुअली लोग ऐसा कर नहीं पाते, हमको पता ही नहीं चलता कि मैक्सिमम मार्केट नीचे कब पहुंच रहा है और कब ऊपर जाना स्टार्ट होगा। तो इससे लड़ने के लिए आप SIP करो। आप हर हफ्ते हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते जाओगे ना, तो डॉलर कॉस्ट एवरेज होके आपको एवरेज में काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के, जो कई बार हमारे लिए सही से करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब एक और चीज है, यूजुअली देखो SIP का नाम आता है तो हम लोग के दिमाग में म्यूचुअल फंड्स आते हैं, लेकिन आपको पता है आप US के स्टॉक्स में भी SIP कर सकते हैं। यस, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इनोवेटिव कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेजॉन, एप्पल, इसके अंदर भी आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी राइट नाउ तो US में करेक्शन भी चल रहा है, मतलब काफी सारे बड़े बड़े टेक जायंट्स के जो स्टॉक्स है ना, वो आपको काफी कम प्राइस में मिल सकते हैं। और क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज है, इसलिए इनके डूबने के चांसेस तो बहुत कम है और लॉन्ग टर्म में ये वापस से ऊपर जाएंगे ही, इसलिए अगेन इसके अंदर इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और प्लस US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के दो और बड़े फायदे होते हैं। पहला, यहाँ पे आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जैसा मैंने आपको कई बार पहले बताया भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक गूगल के स्टॉक की वैल्यू है $2,300, तो आपको वो $2,300 में पूरा एक शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप $1 डाल के भी गूगल के शेयर होल्डर बन सकते हो, उस शेयर का एक फ्रैक्शन खरीद के। और सेकंड अच्छी बात यह है कि आपको पता ही होगा कि हमारे रुपी डॉलर के मुकाबले कैसे हर साल वीक होता जा रहा है। 2011 में $1 की कीमत थी 44 रुपीज और आज 2022 में $1 की कीमत है 79 रुपीज। तो इसलिए जब आप US के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो इससे जब भी अगर रुपी डेप्रिसिएशन होता है ना, तो उसमें भी आपको फायदा मिल सकता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि देखो, पहले US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर ना बहुत सारे चार्जेस, कमीशन इन्वॉल्व होते थे, बट अब IND मनी जो मैं खुद भी यूज करता हूँ, इसका आप यूज करके 0 फीस पे करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहाँ पे 0 कमीशन, 0 ब्रोकरेज है। और यहाँ पे आप एक स्मॉल अमाउंट पे भी अपनी फेवरेट US कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मैंने अभी IND मनी के साथ मिलके आपके लिए टेस्ला के स्टॉक्स जो कि वर्थ 750 रुपीज बिल्कुल फ्री में होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। अगर बस आप IND मनी ऐप डाउनलोड करते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पे जाके जब आप साइन अप करते हो और अपना फ्री US अकाउंट क्रिएट करते हो और फिर उसे फर्स्ट टाइम फंड करते हो, तो आपको इसके बदले में फिर 750 रुपीज के टेस्ला के स्टॉक्स फ्री में मिल जाएंगे। और अगेन IND मनी में आप US स्टॉक्स में SIP मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बस एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करो और अपनी मंथली या फिर वीकली SIP IND मनी के साथ स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आप 500 रुपए की SIP से भी स्टार्ट कर सकते हो और कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते करते। सो अभी जाइए IND मनी पे अपना अकाउंट बनाइए और फ्री स्टॉक्स लेके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो US स्टॉक की। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है ऑटोमेटिक डेब्ट फ्री होम ओनरशिप। देखो, मैं ना ऐसा मार्केट में बहुत बार देखता हूँ, यूट्यूब वीडियोस पे भी कई बार, जहाँ पे यूजुअली ऐसा फाइट हो रही होती है कि आपको घर खरीदना चाहिए खुद से या फिर आपको उस पर रेंट पे रहना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि घर आपको खरीदना चाहिए, और कई सारे मैं तो आजकल देख रहा हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको घर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप रेंट पे रहो। लेकिन सच बोलूं तो मैंने ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनको ही देखा हूँ कि उनके कितने सारे घर होते हैं जो लोग रेंट पे चढ़ाए हुए रहते हैं। देखो, बात ये है ना कि हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकली देखने जाओगे तो हो सकता है रेंट पे घर रहना आपको सस्ता पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखे तो एक घर है ना, अगर आप अच्छे से खरीदते हो और उसे रेंट पे चढ़ाते हो, तो आपका बहुत अच्छा एसेट बन सकता है जो आपको मंथली रेवेन्यू कमा के देगा। चाहे आप काम करो या नहीं करो, आपको एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कमा के देगा। यूजुअली जो मैथ्स और ये सारी चीजें की जाती है, कई बार मैंने देखा है उसके अंदर कई सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाता है कि कैसे रियल एस्टेट का भाव बढ़ता जाता है अगर आप सही से इन्वेस्ट करो तो, प्लस जो आपको रेंट मिलता है वो भी इंक्रीज होता जाता है। जबकि इसके अपोजिट, अगर आप रेंट पे रहते हो तो देखो, आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, जो आजकल काफी ज्यादा अमाउंट है अगर आप शहर में रहते हो अच्छे तो। और अपनी जिंदगी भर इस रेंट भरने के बाद भी आपके पास आपका खुद का घर नहीं होगा। प्लस जब चाहे वो जो रेंट का ओनर होगा वो आपको निकाल सकता है, ऑब्वियसली एक लीगल टर्म के बाद, बट फिर भी वो घर कभी आपका नहीं होगा। वहाँ पे कई बार आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे बिकॉज वो घर आपका ही नहीं है। जबकि अगर आपका खुद का घर होगा तो हाँ, शायद से एक बार आपको लोन लेना पड़ सकता है, बहुत कुछ करना पड़ सकता है, लेकिन एक बार आपका घर हो गया तो उसकी EMI आप एक बार भर दोगे तो कुछ टाइम बाद तो वो घर आपका हो ही जाएगा, और आपके बाद आपकी फैमिली मेंबर्स का होगा, जिनको काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। इसीलिए ऑथर भी सजेस्ट करते हैं ऐसे कई सारे रीजंस की वजह से कि आपको है ना, रेंट पे रहने के बजाय खुद का घर लेना चाहिए और EMI भरते रहना चाहिए, चलेगा। बस आपको वो चीज थोड़ी स्मार्टली करनी चाहिए, और आपको ट्राई करना चाहिए कि अगर आप घर लोन पे ले रहे हो तो उसका जो EMI है वो आप जल्दी से जल्दी पे कर दो। हर मंथ एक बार पे करने के बजाय हर 2 वीक में पे कर सकते हो तो वो भी करो। इससे आपका जो लोन का ईयर्स है वो कम हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा बच जाएगा। नेक्स्ट लेसन है ऑटोमेटिक डेब्ट फ्री लाइफस्टाइल। तो अगर आप कोई भी कर्जे से स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। ऑथर के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन के पास भी $8,400 का क्रेडिट कार्ड डेब्ट होता है,
और आज के टाइम पे तो कर्जा लेना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। कई सारी बैंक्स और कंपनी हमारे साथ कई सारे माइंड गेम्स खेल रही है ताकि हम लोग इस डेथ के जाल में फंस जाए। लेकिन बात यह है ना कि जो डेथ होता है ना, कर्जा होता है ना, वो आपकी इस ऑटोमेटिक मिलियनेयर के जो प्लान है ना उसको बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी अपनी सारे डेट्स को क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या जितने भी छोटे मोटे डेट्स है उनको क्लियर कर दो और फिर बैंक्स के डेट्स को क्लियर करो। ऑथर 3 वे बताते हैं ये चीज करने के लिए प्रैक्टिकली। पहला है स्टॉप कैरिंग एनी यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। बैंक्स चाहे आपको कितने भी ऑफर्स दे रहे, कितने भी एडवर्टाइजमेंट कर ले, कितने भी अट्रैक्टिव ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे, आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर गलती से भी आपकी आदत लग गई क्रेडिट कार्ड यूज करने की, तो कई बार जितना आपने ऑफर का फायदा नहीं उठाया उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है और पैसे देने पड़ सकते हैं। प्लस ये जो पूरा कॉन्सेप्ट ही होता है ना कि पहले चीजें खरीद लो और फिर बाद में उसका पैसे भरते रहो, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, जो आपको लॉन्ग टर्म में अमीर बनने नहीं देगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद ही कर दो। सेकंड है रीनेगोशिएट योर इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड के जो इंटरेस्ट होते हैं ना वो 18% तक भी होते हैं और रियलिटी में अगर आप मिनिमम अमाउंट भी पे करना शुरू कर दो तो भी आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे कर दोगे। इसीलिए अपने बैंक्स के साथ बात करो और उनसे कहो कि आप उनकी सर्विस से खुश नहीं हो और आप चेंजेस करना चाहते हो, और अगर वो नहीं करते हैं तो आप उनके कस्टमर नहीं रहोगे। इससे आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और फिर लास्ट, कंसोलिडेट योर डेप्थ। ना अगर आपके डेप्थ कई सारे अलग अलग मल्टीपल अकाउंट से स्कैटर्ड है तो उसे आप एक ही जगह कलेक्ट करो जहां इंटरेस्ट रेट कम हो, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक एक करके अपने सारे डेट्स पेमेंट करना स्टार्ट कर दो और फिर एक कार्ड करने के बाद दूसरे कार्ड पे जाओ। और लास्ट आप एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो 50-30-20 रूल। देखो अगर दोस्तों मैं अज्यूम करूँ कि आपकी एक फिक्स्ड इनकम है, शायद जॉब से या किसी बिजनेस से, तो आपको इस फिक्स अमाउंट की जो इनकम है उस पर 50-30-20 रूल को अप्लाई करना चाहिए, जिसमें 50% जो आपकी इनकम है वो आपकी नीड्स में जानी चाहिए, आपके सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है, खाना पीना, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, होम लोन, EMIs, वो सभी चीजें जहां आपका पैसा जाना ही जाना है, चाहे आप कुछ भी कर लो, उसे आप रोक नहीं सकते। जैसे बच्चों की फीस पे कर देना। अब यहाँ पे रूल ऑफ थंब ये है ना कि आपको अपनी 50% इनकम पे ही अपनी सारी नीड्स को पूरा करना है। ट्राई करो कि आपकी सारी नीड्स इसके अंदर ही खत्म हो। प्लस अगर आप फ्यूचर में मिलियनर बनने के चक्कर में अपनी करंट जिंदगी को खराब नहीं करना चाहते हो और खुश भी रहना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अपनी इनकम का 30% अपनी वांट्स पे खत्म कर सकते हो, जैसे कि शॉपिंग हो गया, आपकी खुशियां हो गया, घूमना हो गया, डिनर, खाना पीना, ये सारी चीजें। और लास्ट बचा हुआ जो 20% है ना, ये आपके अमीर बनने की चाबी है, जिसे आपको यूज करना है सेव और इन्वेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, या तो आप पहले अपने सारे पैसे खर्च कर लो, उसके बाद 20% सेव करो, या फिर आप पहले ही 20% को इन्वेस्ट कर दो और उसके बाद 80% में से अपनी नीड्स और वांट्स को खत्म करो। ये वाली स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली बेटर है। प्लस एक इंटरेस्टिंग मैथ्स भी शेयर करते हैं ऑथर कि अगर आप 20 की एज से ही हर दिन $14 सेव करना स्टार्ट करते हो, तो हर दिन 35 इयर्स की एज तक अगर आपको 10% स्टॉक मार्केट के रिटर्न मिल रहे हैं, तो 55 की एज तक आपके पास अराउंड $1.6 मिलियन होंगे। अब अगेन हाँ, ऑब्वियसली ये चीज करना इतना आसान नहीं है, बट एक मैथ्स है कि अगर आप इतना छोटा छोटा भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, हमेशा रेगुलर बेसिस पे करते रहते हो, तो कंपाउंडिंग काम करती है और एक टाइम बाद वो पैसे आपको मिलेंगे, जो राइट नाउ तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट एक टाइम बाद वो काफी ज्यादा पैसे हो सकते हैं। इसीलिए अगेन ये सारी चीजों पे आप फोकस कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। प्लस अगर आप IND मनी, जो कि एकदम सेफ ऐप है जिसे 5 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस यूज कर रहे हैं, उसका यूज करके आप फ्री टेस्ला शेयर्स लेना चाहते हो, जैसा मैंने बताया था, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां से जाके आप अपना US अकाउंट क्रिएट करो, उसे फंड करो और 750 रुपीज के फ्री शेयर्स ले लो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं हर संडे आपके लिए एक फ्री बुक समरी जरूर लेके आता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। और बस अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।